इमेजिन करिए आप अपने घर में बैठे हैं, फोन बजता है, स्क्रीन पे दिखा एसबीआई कस्टमर केयर। आप सोचते हैं जेन्युइन कॉल है, कॉल उठाते हैं आप और आपको एक प्यारी सी आवाज़ आती है, सर नमस्ते, मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है। बस एक ओटीपी आया होगा, उसे ज़रा कंफर्म कर दीजिए। ये आवाज़ सुनकर आप बस 2 मिनट में आपके अकाउंट से क्या होता है, आवाज़ सुनकर आपने ओटीपी बता दिया, 2 मिनट में आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए ऐसे गायब हो जाते हैं। ये जो आपकी मेहनत की खून पसीने की कमाई है ना, सब खत्म हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। दोस्तों ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। और इस रियलिटी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से जिसका नाम है जामतारा। सुना होगा ना, मैं कहूँगा सुना क्या, देखा होगा जामतारा। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई है जामतारा के नाम पे, सीजन 1 सीजन 2। दोस्तों एक ऐसा शहर है जहां गांव के स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे, यानी कि स्कूल छोड़े हुए बच्चे, फोन के जरिए पूरे इंडिया को लूट रहे थे। एक ऐसे शहर जो बन गया इंडियाज फिशिंग कैपिटल। फिशिंग का मतलब वो फिश FISH वाली फिशिंग नहीं, बल्कि PHISING वाली फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है फ्रॉड मैसेज या ईमेल भेजकर किसी का पर्सनल या फाइनेंशियल डेटा चोरी करने की ऑनलाइन ट्रिक होती है ये। और आज के इस वीडियो में ना मैं आपको ले जाऊंगा जामतारा के अंदर, दिखाऊंगा कैसे एक अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बन गया साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर। कौन थे ये लोग, कैसे काम करते थे, उनका पूरा स्ट्रक्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे हिडन ट्रुथ जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। पहले समझते हैं कि जामतारा है क्या। दोस्तों जामतारा एक छोटा सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है झारखंड स्टेट में। पॉपुलेशन मात्र 8 लाख के आसपास है। लिटरेसी रेट कितना है, नेशनल एवरेज से बहुत नीचे, सिर्फ 63%। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत कमजोर, बहुत वीक। रोड्स में पॉट होल्स, बेसिक फैसिलिटीज की बहुत कमी है। ये वो जगह है जहां पे लोग खेती बाड़ी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते थे। माइनिंग एरिया थे पास में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 0 के बराबर। एक टिपिकल अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। पर दोस्तों 2015 के आसपास कुछ बदलने लगा। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक, सिर्फ 2 साल में इंडिया के 12 अलग अलग स्टेट से पुलिस टीम 23 बार जामतारा आई। क्यों, क्या वजह थी? क्योंकि कंट्री लेवल पे जो फिशिंग क्राइम्स हो रहे थे उनका 8% सिर्फ इसी एक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हो रहा था। इमेजिन करिए, एक इतना छोटा एरिया और इतना बड़ा इंपैक्ट। और ये तब नोटिस में आया जब 2018 में मेजर न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने इस स्टोरी को कवर करना शुरू किया। तब तक ये तो स्कैम ऑलरेडी एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री बन चुका था। पर क्वेश्चन ये है कि यहां से कैसे स्टार्ट हुआ, शुरुआत आखिर हुई कैसे। देखिए दोस्तों, जामतारा की जो हिस्ट्री क्राइम से जुड़ा है पूरी तरह से प्री इंटरनेट एरा में, यानी कि इंटरनेट से पहले की अगर मैं युग की बात करूं, उस समय यहां के जो लोग थे वो ट्रेन और माइंस को टारगेट करते थे लूट करने के लिए, लूट मार करने के लिए। वो ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स हुआ करते थे। पर जब चीप स्मार्टफोन्स आए मार्केट में, जब जियो ने फ्री इंटरनेट दे दिया, जब डिजिटल पेमेंट्स पॉपुलर होने लगे, तब इन यंग बॉयज ने, ये जो यूथ है, इन्होंने देखा कि अरे हम फिजिकली जाएं क्यों, जब फोन पे ही काम हो सकता है। और ऐसे ही शुरू हुआ जामतारा का ट्रांसफॉर्मेशन। इनिशियली शुरुआत में क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ कुछ टेक सेवी यंगस्टर्स के जरिए। स्कूल से निकाले हुए या निकले हुए या छोड़े हुए लोग जो फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं लिए थे पर फोन चलाना जानते थे। यूट्यूब के जो वीडियोस होते थे, ट्यूटोरियल्स होते थे, वो देख के उन्होंने सीखा फिशिंग कैसे होता है। पहला बैच था सिर्फ 6 नौजवानों का, 6 यंग लोगों का। इन्होंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई, बैंक कस्टमर केयर ऑफिसर बन जाओ, कॉल करो लोगों को और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो, निकाल लो उनसे। और सब सरप्राइजिंगली क्या हुआ दोस्तों, ये काम करने लगा। क्योंकि उस टाइम पे ना डिजिटल लिटरेसी बहुत कम थी। लोगों को पता ही नहीं था कि बैंक्स कभी भी OTP नहीं मांगता फोन पे, वो ट्रस्ट कर लेते थे। बहुत प्यारी सी आवाज, बहुत पोलाइट वॉइस के जरिए कॉल आता था, लोग ट्रस्ट कर लेते थे। जब पहले बैच को सक्सेस मिली, पहला बैच जब सक्सेसफुल हुआ, पैसे आने लगे, तब पूरे गांव में ये वर्ड स्प्रेड हो गया। और फिर क्या था, यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ा इस इंडस्ट्री में।
अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जामतारा का कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे काम करता था। ये एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह था दोस्तों। स्टेप 1 है डेटा कलेक्शन। सबसे पहला काम था फोन नंबर कलेक्ट करना। अब ये नंबर कहां से आते थे? प्राइमरली 3 सोर्सेस, 3 ऐसे सोर्स थे जहां से नंबर्स आते थे। बैंक, ग्रीवियंसेस, रेड्रेसल फोरम, जहां कस्टमर अपने नंबर डालते थे कंप्लेन के लिए। टेलीकॉम कंपनीज के लीक्ड डेटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से डेटा ब्रीचेस किए गए। बेसिकली जहां पे पब्लिकली नंबर्स अवेलेबल थे वहां से ये स्क्रैप कर लेते थे। अब स्टेप 2 समझिएगा, सिम कार्ड का नेटवर्क। दोस्तों एक स्कैमर के पास 3 से 4 स्मार्टफोन होते थे और हर फोन में मल्टीपल सिम कार्ड्स। ये सिम कार्ड कहां से आते थे? वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से प्री एक्टिवेटेड फेक आईडीज पे आते थे। एक मेजर बस्ट में पुलिस को 12,500 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स मिले थे जो जामतारा भेजे जा रहे थे। इमेजिन दैट स्केल। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? एक स्कैम के बाद सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर देते थे। फ्रेश सिम, फ्रेश आइडेंटिटी, कोई ट्रैक नहीं कर पाया, कोई ट्रेस नहीं कर पाया। स्टेप नंबर 3 होता है लोकेशन सिलेक्शन। दोस्तों जामतारा के अंदर भी ना स्पेसिफिक एरिया थे, जैसे नवादी गांव करके था, नवादी गांव, कर्माटंड, जहां ये ऑपरेशंस चलते थे। क्यों चलते थे वहां पे? क्योंकि ये रिमोट एरिया हुआ करते थे जहां पे पुलिस का एक्सेस बहुत मुश्किल था। वहां पुलिस बहुत मुश्किल से आती थी। वो फॉरेस्ट एरिया, जंगल एरिया था, कच्ची सड़कें थी, दूर दूर तक कोई नहीं रहता था वहां पे। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, स्टेट ऑफ द आर्ट, उनके यहां पे मोबाइल टावर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा थी। नेटवर्क कवरेज एकदम सॉलिड। कुछ होम्स में, कुछ घरों में तो रिमोट कंट्रोल गेट थे, सेंसर डोर्स थे। अब आप सोचो, रिमोट कंट्रोल वाले गेट, सेंसर डोर, ये विलेज देख के लगता ही नहीं था कि ये बैकवर्ड एरिया है। स्टेप नंबर 4 पता क्या है? द कॉल प्रोसेस। अब एक्चुअल स्कैम कैसे होता था? कॉलर आईडी स्पूफिंग ऐप यूज करते थे। इसका मतलब विक्टिम की स्क्रीन पे दिखता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी कस्टमर केयर या किसी टॉप बैंक का नाम विद कस्टमर केयर, विद सम प्रोफाइल या सम डेजिग्नेशन। पूरी तरह से जेन्युइन लग रहा था। फीमेल वॉइसेस प्रीफर करते थे ये लोग क्योंकि वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगते थे। इंग्लिश स्पीकिंग लड़कियां, जैसे कोई भी नाम आपने, गुड़िया सुना होगा, नेटफ्लिक्स सीरीज में दिखाया गया है ना गुड़िया करके, तो क्रूशियल रोल प्ले करती थी। कॉल में साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज होते थे, जैसे अर्जेंसी क्रिएट करना, सर आपका अकाउंट 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा। एक फियर फैक्टर, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन डिटेक्ट हुआ है। फेक हेल्पफुलनेस, जैसे सर मैं आपकी हेल्प करती हूं, बस एक ओटीपी जो आपके पास आया वो बता दीजिए तुरंत। 5वां स्टेप आता है मनी ट्रांसफर और लॉन्ड्रिंग का। दोस्तों जैसे ही विक्टिम ओटीपी या कार्ड डिटेल दे देता था, विद इन अ मिनट पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। पर डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता था। वो एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ बैंक अकाउंट यूज करते थे, कई सारे अकाउंट्स, घोस्ट अकाउंट्स, मल्टीपल फेक आईडीज पे, ई वॉलेट चेन्स, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, स्मॉल अमाउंट्स में स्प्लिट करके ट्रांसफर करते थे ये। फाइनली एटीएम से विड्रॉल। बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम के अलग अलग लोकेशन से इस प्रोसेस को इतना डिसेंट्रलाइज रखा गया था कि ट्रैकिंग बेहद मुश्किल थी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है द रीसेंट एवोल्यूशन। दोस्तों साइबर क्राइम एज अ सर्विस। अब यहां पे आता है एक शॉकिंग रेवोल्यूशन जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ जनवरी 2025 में। 1 साल पहले जामतारा ने इवॉल्व कर लिया। अब ये सिर्फ फिशिंग नहीं है, ये बन गया है साइबर क्राइम एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म। एक गैंग है, आपने शायद सुना होगा, डीके बॉस करके गैंग है। ये इन्होंने क्या किया उन्होंने जो एंड्रॉइड एपीके एप्लीकेशन डेवलप किया इन्होंने। एपीके मतलब होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज। दोस्तों एपीके एंड्रॉइड फोन में ऐप लगाने वाली एक फाइल होती है, जैसे सॉन्ग MP3 फाइल होती है, जो फोटो आप लोग देखते हो वो जेपीजी फाइल की होती है ना, वैसे ही एक ऐप की फाइल होती है, एपीके होती है। ये ऐप अगर विक्टिम के फोन में इंस्टॉल हो जाए तो कंप्लीट रिमोट एक्सेस मिल जाता है। और गेस करिए ये एपीके कितने में बिकता है? 25,000 पर मंथ, 25,000 रुपए पर मंथ में बिकता है। उन्होंने क्या किया? यूट्यूब ट्यूटोरियल देखे, ChatGPT यूज किया, बग्स आइडेंटिफाई किए, एरर्स वगैरह जो होता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, और प्रोफेशनल जो SaaS कंपनी की तरह ऑपरेशन चलाया उन्होंने पूरा। SaaS क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
अब इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया इसको परचेज नहीं किया बल्कि किराए पर यूज करना लगा। जैसे नेटफ्लिक्स एग्जाम्पल है ये। नेटफ्लिक्स, आप नेटफ्लिक्स खरीदते नहीं हो, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो मंथली वाइज या आपका ईयरली वाइज। तो आप हर महीने, हर हफ्ते या हर महीने या हर साल आप पैसे देते हो, पैसे देकर उसको यूज़ करते हो। बस उसी तरह सॉफ्टवेयर को किराए पर मिलता था, उसको सास बोलते हैं। 100 से ज़्यादा कस्टमर्स थे उनके, मतलब 100 अलग अलग स्कैमर जिनको रेडीमेड टूल्स मिल रहे थे फ्रॉड करने के लिए। इस गैंग ने अकेले 2700 विक्टिम का डेटा चुराया था दोस्तों। 50 करोड़ के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व थे इसमें। इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था ये ट्रेडिशनल क्राइम नहीं रहा, अब ये एक फुल फ्लेज पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है। अब मैं आपको कुछ रियल इंसिडेंट्स बताता हूं जो हेडलाइंस में आई थी। केस नंबर 1, बहुत बड़ी बात है। दुबई का बिजनेसमैन, 10 लाख का नुकसान हुआ था। एक बिजनेसमैन दुबई से दिल्ली आया अपनी बेटी से मिलने के लिए। गूगल पे सर्च किया SBI कस्टमर केयर पासबुक अपडेट करने के लिए। जो नंबर मिला वो स्कैमर का था। उन्होंने गूगल पे अपने नंबर फेक कस्टमर के नाम से लिस्ट कर रखा था। कॉल किया कस्टमर ने, फ्रॉडस्टर ने मिररिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया फ़ोन में, उसके बिजनेसमैन के फ़ोन में। नाम था SBI एनीडेस्क। आप लोग ने एनीडेस्क सॉफ्टवेयर सुना होगा ना। एनीडेस्क सॉफ्टवेयर होता है कि अगर मैंने आपके सिस्टम पे एनीडेस्क सॉफ्टवेयर अगर एक्सेस करवा दिया तो मैं पूरा आपका सिस्टम देख सकता हूँ। ये सेम चीज़ SBI के नाम से इन्होंने करा। बहुत रियल साउंड कर रहा था। बस 15 मिनट में 2 ट्रांजेक्शन हुए, 9.5 लाख और 50,000, टोटल 10 लाख रुपए चले गए। ये एक केस था। दूसरा केस सुनोगे आप लोग। रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई, 15.5 लाख रुपए। नरेंद्र कुमार तोपो नाम का जो एक रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर थे, इनके अकाउंट से हुआ। VRS लिया था और रिटायरमेंट बेनिफिट मिला था उनको 35 लाख रुपए का। फ़ोन कॉल आया SBI फ़ोन पे कॉल से, ऑफिसर ने ट्रस्ट कर लिया। सेम प्रोसेस, रिमोट एक्सेस लिया इन्होंने उनके पूरा फ़ोन का, पूरे सॉफ्टवेयर का, और 15.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लिए। केस नंबर 3 सुनिए। सिक्योरिटी कंपनी के डायरेक्टर का 50 लाख वाया सिम स्वैप। बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में एक सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी के डायरेक्टर थे, उनके फोन पे ब्लैंक कॉल्स और मिस्ड कॉल्स बार बार आई। स्कैमर्स ने सिम स्वैप अटैक किया, मतलब विक्टिम का जो सिम कार्ड डीएक्टिवेट करके नई सिम एक्टिवेट कर ली अपने नाम पे। डायरेक्ट एक्सेस मिल गया अकाउंट तक। टोटल 50 लाख रुपए लूट लिए विदाउट इवन आस्किंग OTP। केस नंबर 4, कोलकाता मास स्कैम। 8 करोड़ के आसपास का स्कैम था ये सब इंडिविजुअल केसेस हैं दोस्तों, पर एक मास स्कैम कोलकाता में जो हुआ था, 2,500 रेसिडेंट को स्कैम किया गया। कितना खर्चा आया, कितना टोटल अमाउंट आया? 8 करोड़ के आसपास। एक डिस्ट्रिक्ट, एक ऑपरेशन, करोड़ों के रुपए, और 13 अरेस्ट हुए थे इसमें। 13 लोग अरेस्ट हुए थे। पर ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था। स्टैटिस्टिक दैट शॉक। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली इंडिया के टोटल रिपोर्टेड साइबर क्राइम का 9.6% अकाउंट करता है, पर अनऑफिशियली गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं कि इंडिया में होने वाले 50% से ज़्यादा साइबर फ्रॉड्स का कनेक्शन झारखंड के डिस्ट्रिक्ट यानी कि जामताड़ा से होता है। 2019 से 2023 के बीच में अगर बात करें, झारखंड में 5,350 साइबर क्राइम केसेस रजिस्टर हुए थे, और 2022 में ये कंट्री में सेकंड हाईएस्ट केसेस थे। पुलिस रेड में क्या मिला पता है? 700 मोबाइल फोन्स, 900 सिम कार्ड्स, 160 ATM कार्ड, 10 कार। वो जो 10 कार यानी कि 10 गाड़ियां, वो गाड़ियां ज्यादातर सब SUVs थी, 90 टू व्हीलर्स और 70 लाख कैश। और ये सिर्फ एक सेट ऑफ रेड का डेटा है। एक बार रेड किया गया, इतनी सारी चीजें मिली। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ हिडन फैक्ट जो पब्लिक डोमेन में ज्यादा डिस्कस नहीं होते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। जामताड़ा की स्कैम इंडस्ट्री इतनी सक्सेसफुल क्यों रही? क्या रीजन है? क्योंकि लोकल पॉलिटिशियंस का प्रोटेक्शन था। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग ने अभी एक मूवी देखी होगी, धुरंधर में एक बहुत डायलॉग फेमस हो रहा है कि जो देश का जो असली दुश्मन होता है वो पाकिस्तान में कम, हमारे देश में, हमारे भारत में ज़्यादा होता है। ये सच्चाई है कि अगर आप ये जो गद्दारी होती है, जो स्कैम होता है, स्कैम में कोई ना कोई बहुत बड़े लेवल पे लोग वो इन्वॉल्व होते हैं, तभी चीज़ें ईजिली पॉसिबल हो पाती है। दोस्तों, स्कैमर डायरेक्टली पॉलिटिशियन को कट देते थे। कट मतलब उनको एक रेशियो देते थे, उनका एक पर्टिकुलर उनको परसेंटेज देते थे। रिटर्न में उन्हें पुलिस रेड से एडवांस वार्निंग मिल जाती थी, अरेस्ट होने पे जल्दी बेल मिल जाती थी और ऑपरेशन स्मूथ चलता रहता था। नेटफ्लिक्स सीरीज में जो ब्रजेश भान का कैरेक्टर था वो प्योर
फिक्शन नहीं था। फिक्शन मतलब वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो रियलिटी थी। रियल लाइफ में भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं इस इकोसिस्टम में। सच्चाई नंबर 2, कम्युनिटी सपोर्ट। पूरा विलेज, पूरा गांव इकोसिस्टम इस क्राइम को सपोर्ट करता था। क्यों? क्योंकि स्कैमर्स ने लोकल इकोनॉमी बूस्ट कर दी थी। रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ गए थे, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी, कंस्ट्रक्शन बूम आया था। अगर पुलिस रेड्स करती थी ना, तो लोकल जो गांव के लोग थे वो फिजिकली इंटरवीन करते थे, फिजिकली इस चीज में इन्वॉल्व होते थे, रोड ब्लॉक कर देते थे, स्कैमर को वार्निंग पहले से ही गांव वाले दे देते थे। ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन गया था। आपने सुना है ना दोस्तों, आपने सुना होगा, आप देखते भी होंगे बहुत बार, बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारी रियलिटी में, कि जो ऐसे छोटे कस्बे के लोग होते हैं उनको किस तरह ब्रेन वॉश करके उनको टेररिज्म सिखाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में भी ऐसे इतना कॉमन है ये सब चीज़ें कि जो लोग बहुत ज़्यादा लो इनकम ग्रुप के हैं, उनकी सैलरी या उनका पास पैसा नहीं है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसे नौजवानों को, लाइक 15-16 साल, 14-15-16 साल के बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उनको अपने रिलीजन या XYZ पैरामीटर्स में ट्रेन करके ना, उनको पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश करके उनको पैसे का लालच देके गलत चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है, टेररिज्म में इन्वॉल्व किया जाता है, और ऐसे ही बड़े बड़े टेररिस्ट सामने आते हैं। तो ये तो टेररिस्ट की बात थी। सेम ऐसे ही जामतारा में भी होता था। जितने भी नौजवान बच्चे जिनके पास लो इनकम ग्रुप, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 14-15-16 साल की उम्र है, उनको सपना दिखाया जाता था, पैसा दिखाया जाता था, और उनको सामने दिख रहा है कि हाँ यार ये पैसा इसको मिल रहा है, गलत ये भी है, लेकिन स्टिल वो उस चीज़ में घुसता था। बहुत सारे स्कैमर्स 18 साल से नीचे थे। लीगल सिस्टम में माइनर्स को हार्श पनिशमेंट नहीं मिल सकती, तो ये डेलिबरेटली, जानबूझ के यंग बॉयज़ को ये फ्रंट पे रखते थे। अरेस्ट भी हो जाए तो कन्विक्शन बहुत मुश्किल है, और ये बॉयज़, ये लड़के जल्दी रिलीज होकर फिर से काम पे लग जाते थे। मैं नेक्स्ट सच्चाई के बारे में बताता हूँ। ट्रूथ नंबर 4 है दोस्तों, लाइफ स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्टर जो हैं ये सौमेंद्र पढ़ी, जिन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज जामतारा बनाया है, ये अपने रिसर्च के दौरान जामतारा बहुत बार विजिट किए थे। उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि उनका कहना था कि मैंने वहाँ पे वो घर देखे जहाँ पे रिमोट से दरवाजे खुलते थे। इतने बड़े बड़े घर दिखे कि अमिताभ बच्चन साहब का जलसा भी फेल था। करमटन जो गांव है, वहाँ पे सिर्फ 5,000 की पॉपुलेशन है, पर उससे पहले साइबर पुलिस स्टेशन आया था। नॉर्मल पुलिस स्टेशन से भी पहले 40 से ज़्यादा मोबाइल शॉप थे एक छोटे से एरिया में। वंस एक सोशल वर्कर ने ऑब्जर्व किया, The fathers try a different crop every season, the sons are different corn। इसका मतलब होता है बाप हर सीजन नई फसल उगाते हैं, बेटे हर सीजन नया फ्रॉड ट्राई करते हैं। स्कैमिंग लिटरली फार्मिंग, स्कैमिंग सच में पूरी तरह से खेती, फार्मिंग बन गई थी दोस्तों, न्यू एज एग्रीकल्चर की तरह। अगर मैं 5वें सच्चाई की बात करूं तो सोचिए, FBI फॉरेन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जो फॉरेन ब्यूरो है उसका इन्वॉल्वमेंट आया था। ये स्कैम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, US में भी इसका इंपैक्ट था। इंडिया जो स्कैमर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे 20% ऑफ स्कैम इन अमेरिका। टोटल $3 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ चुराए गए वहां से। US एम्बेसी ने फुल टाइम FBI एजेंट अपॉइंट किया स्पेसिफिकली टू इन्वेस्टिगेट इन जामतारा लिंक केसेस। इंटरनेशनल लेवल का ऑपरेशन बन चुका था ये। अब 6वीं सच्चाई बताऊं, ट्रूथ नंबर 6, लो कन्विक्शन रेट सबसे बड़ा सच्चाई है। डिस्पाइट थाउजेंड्स ऑफ अरेस्ट, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, कन्विक्शन रेट बहुत लो था। कन्विक्शन जो रेट था इक्वल टू पुलिस डिवाइडेड बाय कोर्ट के केसेस में कितने लोग गिल्टी प्रूफ होकर सजा पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अनडिफाइंड जुरिस्डिक्शन, यानी कि क्राइम एक स्टेट से, विक्टिम दूसरे स्टेट से, बैंक थर्ड स्टेट में, लैक ऑफ कॉपरेशन बिटवीन बैंक, टेलीकॉम कंपनी और पुलिस, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी फॉर साइबर फोरेंसिक्स, केसेस टेक ईयर्स, केसेस बहुत समय लेते थे रिजॉल्व होने में। जब तक होता तब तक उनका जो एविडेंस है वो कम हो जाता, वीक हो जाता, कमजोर हो जाता। विक्टिम जो होते हैं वो कॉर्पोरेट ही नहीं कर पाते थे, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे केस चल रहे हैं, लंबे समय तक चल रहे हैं, तो विक्टिम भी थक हार के अपने घर बैठ जाते थे। पुलिस के रेड हो रहे हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, पर सिस्टम इतना स्लो है कि एक्चुअल पनिशमेंट नहीं मिल पा रहा। जनवरी 2020 में जो नेटफ्लिक्स रिलीज हुई थी जामतारा, सबका नंबर आएगा। ये सीरीज एक गेम चेंजर थी। क्यों पता है? पहली बार मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट ने इस इशू को स्पॉटलाइट दिया, इंटरनेशनल ऑडियंस तक ये स्टोरी पहुंचाई।
सीरीज वॉज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। डायरेक्टर ने 2015 में आर्टिकल पढ़ा स्कूल चिल्ड्रेन रनिंग फिशिंग ऑपरेशन के बारे में। रिसर्च टीम भेजी जामतारा। फीमेल एसपी डॉली साहू का कैरेक्टर बेस्ड था रियल लाइफ सुपरिटेंडेंट जया रॉय पे, जो एक्चुअली जामतारा में पोस्टेड थी और साइबर क्राइम के अगेंस्ट फाइट कर रही थी। सीरीज रिलीज होने के बाद क्या हुआ पता है? पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी, लोग अवेयर हुए फिशिंग टैक्टिक्स के बारे में। बैंक ने कस्टमर एजुकेशन कैंपेन्स लॉन्च किया। गवर्नमेंट एक्शन क्या हुआ? स्ट्रिक्ट साइबर क्राइम लॉ इंप्लीमेंट किया गया। आईटी एक्ट के अंडर हार्श पेनाल्टीज लाई गई। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 नंबर लॉन्च किया गया फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए। जामतारा का जो इमेज है फॉर बेटर और वर्स, जामतारा परमानेंटली एसोसिएटेड हो गया साइबर क्राइम से। जामतारा बिकेम सिनोनिमस विथ स्कैम्स इन इंडिया। फिर सीजन 2 रिलीज हुआ, आपको पता होगा, सितंबर 2022 में, जिसमें यूपीआई फ्रॉड्स, लोन हरासमेंट दिखाए गए। और 2018 में जामतारा में डेडिकेटेड साइबर पुलिस स्टेशन बनाई गई है। 250 से ज़्यादा स्कैमर अरेस्ट हुए हैं तब से लेकर अब तक। 2023 और 24 के बीच में आईआईटी कानपुर फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन ने रिपोर्ट रिलीज किया। वो ये दिखाता है कि जामतारा स्टिल अकाउंट्स फॉर 9.6% ऑफ नेशनल साइबर क्राइम्स। पर अदर डिस्ट्रिक्ट भी इमर्ज हो रहे हैं। भरतपुर 18%, मथुरा 12%, न्यू करके एक जगह है NUH 11%, देवघर 10%। स्कैमर अडेप्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन स्प्रेड हो रहा है, टेक्निक्स इवॉल्व हो रही है, AI और डीप फेक टेक्नोलॉजी अब यूज हो रही है। वॉइस क्लोनिंग स्कैम आ रहे हैं जहां उनके रिलेटिव बोल रहे हैं इमरजेंसी में। तो दोस्तों, ये थी जामतारा की पूरी कहानी। एक स्मॉल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कैसे बन गई इंडिया का साइबर क्राइम कैपिटल। कैसे स्कूल ड्रॉपआउट्स ने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए करोड़ों का एम्पायर बना लिया। कैसे पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस ने इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। जब तक रूरल इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, जब तक यंगस्टर्स को लीगल वेज में अर्न करने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक नए जामतारा बनते रहेंगे। अवेयरनेस फैलाइए, कॉशियस रहिए और कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए किसी भी फोन कॉल पे। और याद करिए रखिए दोस्तों, सबका नंबर आ सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी बैंक वाले या ब्रांच मैनेजर्स कभी भी ऐसे कॉल नहीं करके आपसे OTPs वगैरह नहीं मांगेंगे। आपसे कभी ऐसे डिस्कशन नहीं करेंगे कि आपका KYC है, आपका ये है, ये इशू, वो इशू। अगर कॉल आता भी है तो वो डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि आप ब्रांच विजिट करिए। और ऐसा अगर इशू पता चलता है, कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपने ब्रांच विजिट करिए। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करिए BFSI करियर 24/7। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और अपडेट में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।